सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के हमने ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया था। वी क्लासीफाई सॉलिड्स इनटू टू कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन एंड अक्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स can be classified into four classes. We have studied earlier. There will be interparticular attraction between the particles of solid. क्रिस्टलीय ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ interparticular force, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, और आणविक ठोस के भी तीन सब क्लास हैं, तीन उपवर्ग हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधे। इंग्लिश में क्रिस्टलीय सॉलिड्स may be classified into following categories: metallic solid, ionic solid, covalent solid, also called as network solid. Molecular solid can also be classified into subgroups: non-polar, polar and hydrogen bonded. इन सभी में जो आपके स्तर पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यदि चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो किन्हीं भी 4 पॉइंट के बेसिस पर आपको इन चारों ठोसों में अंतर करने के लिए दिया जाएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इन सब के विभिन्न गुण, और किसी भी एक सॉलिड को देखकर, एक सॉलिड को आपको एग्जाम में देकर पूछा जा सकता है कि वो सॉलिड धात्विक है, मेटालिक है, आयनिक है, कोवेलेंट है अथवा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर और अंदर तक पूछा जाएगा तो यह भी पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में कि कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर है और कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इन सबको हम पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं। आपका 1 मार्क का भी क्वेश्चन कवर होगा, और अगर ओवरऑल 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो अभी आपका कवर होगा। पहला पॉइंट हम लेते हैं कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कण। धात्विक ठोस को कौन से पार्टिकल बनाते हैं? धात्विक ठोस को बनाते हैं, अभी आपके पास नोट करेंगे, कर्नेल एवं इलेक्ट्रॉन। कर्नेल एवं इलेक्ट्रॉन ये धात्विक ठोस को बनाते हैं। आयनिक ठोस आप खुद जज कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। आयनिक ठोस का अवयवी कण होंगे आयन, और आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयन हो सकते हैं। सहसंयोजक ठोस में इसका जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा, इसका जो अवयवी कण होगा, सहसंयोजक ठोस जिन कणों से मिलकर बने होंगे उन कणों को हम परमाणु बोलेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कण 3 टाइप के हो सकते हैं। परमाणु हो गए। आणविक ठोस जिनका बना होता है, आणविक ठोस का अवयवी कण चाहे वो अध्रुवीय हो, नॉन पोलर हो, पोलर हो, ध्रुवीय हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सभी का कंस्टिट्यूट पार्टिकल अवयवी कण अणु होता है, मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा पार्टिकल्स के बेस पर कि कौन से सॉलिड का कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, कौन से ठोस का अवयवी कण क्या है। तो ये आप कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स में याद रखेंगे। पहला पॉइंट कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स का होगा। दूसरा पॉइंट होगा टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, बल की प्रकृति क्या है, बल का नेचर क्या है। मेटल पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, धात्विक ठोस पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको अगर एक संकेत लिखा मिलता है, एक सिंबल,
बस वो धातु होना चाहिए, वो मेटल होना चाहिए। जैसे आपको लिख दिया कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, सिंगल सिंबल, अकेला संकेत जब लिखा मिले तो आप उसको समझना कि ये मेटालिक सॉलिड है, धात्विक ठोस है। और धात्विक ठोस में फोर्स क्या होते हैं, फोर्स कैसे होते हैं, कर्नेल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मेटल की साइज ऑफ द मेटल इज बिगेस्ट इन पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के टाइप पढ़े होंगे, 10th में भी टाइप पढ़े होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब मेटल्स, अधातु, धातु, उपधातु। धातुओं का आकार बड़ा होता है। साइज ऑफ द मेटल इज बिगेस्ट अमंग द एलिमेंट्स। अगर बिगेस्ट साइज होती है तो देखिए मैं आपको सोडियम बना रहा हूं। सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फाइनल थर्ड ऑर्बिट में, अंतिम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह सोडियम की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई। चूंकि साइज बहुत बड़ा है, ये प्लस है, न्यूक्लियस बीच में है, इस प्लस से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है। साइज जब बड़ी होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की दूरी नाभिक से ज्यादा होगी। इफ साइज इज बिगर देन द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी मोर। इफ डिस्टेंस इज मोर देन वी कैन से attraction of nucleus towards this electron is very less। यदि आकार बड़ा है, बाहर का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है, तो नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत कम है। दूसरा फायदा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम, तो इसकी बाहर वाली कक्षा खत्म हो जाती है। अब उसकी बाहर वाली कक्षा दूसरी बचेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक तीसरी कक्षा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके निकल जाने के बाद इसकी कक्षा ये गायब हो जाएगी, थर्ड डिसअपियर्स। सेकेंड कक्षा है उसकी अंतिम कक्षा हो जाएगी। और आपने लुईस के ऑक्टेट प्रिंसिपल से पढ़ा हुआ है कि प्रत्येक एटम, प्रत्येक परमाणु, ईच एटम प्रेफर्स टू बी कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। प्रत्येक एटम अपना स्तर पूरा करना चाहता है, अपने बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली लूज करता है, जल्दी से खोना पसंद करता है, ताकि उसकी ये कक्षा खत्म हो जाए और बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 2 रीजन यहां काम कर रहे हैं। पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के एटम के न्यूक्लियस से, नाभिक से काफी दूर है, काफी डिस्टेंस पर है, तो अट्रैक्शन फोर्स बड़ा ही कम है। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर जो इसको फेवर करता है, दूसरा पक्ष जो ज्यादा प्रभावी है, इस इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट विल बी आउटर मोस्ट फॉर सोडियम। सोडियम के लिए दूसरी कक्षा ही बाहरी कक्षा हो जाएगी और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और स्थायी हो जाएगा। इन 2 कारणों से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से सोडियम लूज कर देता है और ये बाहर निकल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है? द इलेक्ट्रॉन्स which are independent from the attraction of nucleus, जो नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो गए हैं। लेकिन अभी आप देखिए, इस पूरे एटम को मैं यहां बना रहा हूं, सोडियम Na से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। तो Na जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एटम लूज करने के बाद इसकी जो थर्ड ऑर्बिट है वो गायब हो गई, सपोज का इलेक्ट्रॉन है उसने लूज कर दिया। लेकिन जो शेष बचा हुआ है, अभी ये 2 कक्षाओं के साथ सोडियम का परमाणु बचा हुआ है, सोडियम का एटम बचा हुआ है, क्या इस पर 1 प्लस नहीं आएगा? ये प्लस 11 अलग थे, 11 प्रोटॉन सोडियम में होते हैं, इलेक्ट्रॉन अब 10 बचे हैं, 10। तो नेगेटिव चार्ज 10 है, पॉजिटिव चार्ज 11 है, तो नेट चार्ज कितना बचा? पॉजिटिव। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसी को हम बोलते हैं कर्नेल। मेटल का जो एटम है,
इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उस धनावेशित परमाणु को दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कर्नेल। इलेक्ट्रॉन खोने के बाद धात्विक परमाणु धनावेशित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्नेल। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास पॉजिटिव आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, थोड़ा नेगेटिव हो गया, ये मैंने Na का पॉजिटिव रख दिया यहां, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये लूज तो कर देता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, एज दिस एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट टेंड्स टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन बैक। वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं पाना चाहता है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस प्रोसेस में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वीक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट्स बिटवीन प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। इस कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत आकर्षण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप्स, और वही इस कर्नेल और इलेक्ट्रॉन को आपस में बांधे रखता है। अब आप देखेंगे सोडियम का जब आप क्रिस्टल बनाएंगे तो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सोडियम का क्रिस्टल पूरा बनता चला जाएगा और आपको फोर्स समझ में आ रहा होगा। फोर्स इनके बीच में है, प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, विद्युत बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और ये सोडियम के एटम को आपस में बांधे हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि आकर्षण बल, विद्युत बल मजबूत होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। कैसे स्ट्रॉन्गर होते हैं आप देखिए, अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ अगर मैं इस हैंकी को छोड़ दूं यहां से तो अर्थ इसको नीचे खींच रही है क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर मैंने इस चौक से इस बोर्ड को रब कर दिया और ये स्फीयर बना दिया, ये स्फीयर बोर्ड पर छप गया। इस स्फीयर को ये क्यों नहीं खींच पा रही है अर्थ? क्योंकि इसके रबिंग से मेरी चौक और बोर्ड के घर्षण से, बाय द फ्रिक्शन ऑफ चौक एंड बोर्ड, ये जो लेटर बना हुआ है इस पे कोई चार्ज आ गया नेगेटिव, बोर्ड पर चार्ज होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्थिर विद्युत बल लग रहा है। और जब स्थिर विद्युत बल लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, इसलिए ये लेटर नीचे अर्थ के पास नहीं जाता। हमने सिद्ध कर दिया, वी हैव प्रूव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम बहुत बड़ा समझते हैं, ये बल उससे भी बड़ा है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमें टाइप्स ऑफ फोर्स में लिखना है तो टाइप्स ऑफ फोर्स में कौन सा फोर्स यहां डेवलप हो गया, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल। यहां स्थिर विद्युत बल होता है और ये किस किस के बीच में लगता है? कर्नेल व इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। अब अगर हम आयनिक फोर्स की बात करते हैं, आयनिक ठोस की बात करते हैं, तो आयनिक ठोस में सीधा सीधा आयन होते हैं। बड़े आराम से आप समझेंगे। देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, इस तरह से आयन होते हैं कि इनके प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है और ये प्योर अट्रैक्शन है, ये शुद्ध स्थिर विद्युत बल है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनकी तुलना में ये बल थोड़े से वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। आप समझ सकते हैं वहां छोटे से इलेक्ट्रॉन और बड़े कर्नेल के बीच में बल लगता है। जब भी फोर्स दो इक्वल स्पीसीज में लगता है, तो बराबर की स्पीसीज में लगता है, तो फोर्स ज्यादा बड़ा होता है। छोटी छोटी स्पीसीज, छोटे छोटे एटम हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, बिगर बड़े बड़े एटम हो तो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। एक छोटा एक बड़ा हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। कर्नेल का साइज बहुत बड़ा था, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां उत्पन्न तो हुआ था धात्विक ठोस में, लेकिन उतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत आयनिक ठोस में होता है। आयनिक सॉलिड में होता है, यहाँ आयन लगभग बराबरी के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बराबर छोटा तो नेगेटिव आयन नहीं होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो इसकी तुलना में, धात्विक ठोस की तुलना में आयनिक ठोस में
स्थिर विद्युत बल ज्यादा होता है, ज्यादा आयनिक बल, मोर आयोनिक फोर्स, या इस आयनिक फोर्स को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सहसंयोजक ठोस में जब हम आते हैं तो प्रकृति क्या लिखिए, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्सेस इन कोवेलेंट सॉलिड्स। आपने डायमंड की स्ट्रक्चर को बड़े आराम से पढ़ा है, सी ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है और इसी तरह से कार्बन अरेंज होता चला जाता है टेट्राहेड्रली, और आपस में बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं। तो डायमंड्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज नेटवर्क बना लेता है, जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। डायमंड के मॉलिक्यूल्स जाइंट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बिगर मॉलिक्यूल्स के बीच वान डेर वाल फोर्स होता है। वान डेर वाल फोर्स वैसे बड़े वीक फोर्स होते हैं, बड़े वीक फोर्स है वान डेर वाल फोर्सेस, लेकिन वही बात है कि 1000 छोटी छोटी लकड़ियों, पतली पतली लकड़ियों को एक साथ बांध के रख दो और एक मोटी सी लकड़ी ले लो, तो हम ये अंदाज नहीं लगा सकते किसका फोर्स ज्यादा होगा। अगर छोटी छोटी लकड़ियों का गट्ठा ज्यादा बड़ा है, हो सकता है उसका फोर्स ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर हम उसमें से एक लकड़ी को बाहर कर लेंगे तो फिर मोटी लकड़ी की तुलना में पतली लकड़ी का बल बहुत कमजोर हो जाएगा। तो वान डेर वाल फोर्स साइज पर डिपेंड करते हैं। वान डेर वाल बल बड़े वीक बल होते हैं, जहां में कोई सा बल दिखता नहीं है वहां वान डेर वाल बल होते हैं। तो डायमंड के मॉलिक्यूल्स के, डायमंड के एटम्स के बीच, कार्बन के एटम्स के बीच यहाँ कोवेलेंट फोर्स हैं, और कोवेलेंट फोर्स वान डेर वाल टाइप के बिगर साइज को प्रकट करते हैं। वान डेर वाल फोर्स बहुत ही ज्यादा है, तो हम यहाँ फोर्स में लिख सकते हैं इनके बीच सहसंयोजक आबंध बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारे जॉइंट्स मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ा वान डेर वाल फोर्सेस, बहुत बड़ा वान डेर वाल बल होता है। तो परमाणुओं के बीच में यहाँ आपको कोवेलेंट फोर्स भी लिखा मिल सकता है और वान डेर वाल बल भी लिखे मिल सकते हैं, लेकिन ये वान डेर वाल बल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं डायमंड में वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आयनिक ठोस में होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इससे भी ज्यादा डायमंड में हो जाता है। तो फोर्स यहां आप लिख सकते हैं सहसंयोजक बल, कोवेलेंट फोर्स, सहसंयोजक बल आप यहां लिख सकते हैं। और अगर कभी बुक्स में यहां वान डेर वाल फोर्सेस भी लिखा मिलता है तो वो भी सही है, क्योंकि परमाणु जब जाइंट एटम होते हैं, बहुत सारे कार्बन मिलकर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा समूह बनाते हैं, तो ऐसे समूहों के बीच में वान डेर वाल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बल साइज पर, आकार पर डिपेंड करते हैं, और वान डेर वाल बल यद्यपि आयनिक से बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन वान डेर वाल बल के अमाउंट, उसकी साइज, वान डेर वाल बल बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स बड़ा हो, तो कभी कभी वान डेर वाल बल जब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो एक छोटे आयनिक फोर्स पर वो भारी पड़ते हैं। तो आप देखेंगे डायमंड, हीरा कहीं आयनिक युग्मों से ज्यादा कठोर होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप ग्रेफाइट में आएंगे तो ग्रेफाइट में भी एटम आपस में जुड़े हैं, हेक्सागोनल, आप पढ़े हैं षटकोणी। ग्रेफाइट का जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बना है, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट आयनिक बल से, धात्विक ठोस से, इनके बीच में कहीं घेरता है ग्रेफाइट में सहसंयोजक बल, लेकिन डायमंड का सहसंयोजक बल इससे भी ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा होता है। तो फोर्स जो सहसंयोजक बल होते हैं ये कभी इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी हो सकते हैं, इसलिए हम फोर्स की कंपैरिजन यहां नहीं करेंगे, कौन सा फोर्स कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी वान डेर वाल्स बल्स भी आयनिक फोर्स से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन आयनिक बल अगर इक्वल अमाउंट की तुलना करें, हम बराबर मात्रा की तुलना करें, तो वान डेर वाल बल से कहीं ज्यादा प्रबल फोर्स, बहुत ज्यादा प्रबल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बल होते हैं। आणविक ठोस में जब हम बल की बात करेंगे तो अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बॉन्डेड, आप समझे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन तीनों को आप यहां समझ सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब नॉन पोलर की बात मैं कर रहा हूं, देखिए मैंने बनाया I2 में दोनों मॉलिक्यूल्स, इसके दोनों एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं,
इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम इज सेम। तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कभी ऐसे लिख देते हैं I, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आयोडीन के बीच में होते हैं। अगर बीच में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींच ले जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन यहां तो दोनों की ही विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी है। अगर एक जैसी है तो फिर किसी भी आयोडीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो फिर ना तो आयोडीन पे कोई चार्ज आएगा और ना ही इस आयोडीन पे कोई चार्ज आएगा, आवेश नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे, ध्रुवीय की बात हम कर रहे हैं, सॉलिड HCl, ठोस HCl, H और Cl के बीच में भी हम बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन ये मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में हाइड्रोजन और क्लोरीन के न्यूक्लियस के नाभिक के बीच में होते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या यहां बीच में लिखे जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन? जी नहीं, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर Cl की ज्यादा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जो मिडिल में है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, अध्रुवीय अणु में जो बीच में है इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मिडिल ऑफ बोथ एटम्स, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, वो कंडीशन यहां नहीं होगी। यहां जोड़ेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be shifted towards Cl because Cl has more electronegativity than hydrogen. Cl has more capacity to withdraw sharing pair of electrons on bonds. ये अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज्यादा कैपेबल है। तो क्या हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन, Cl का है, जब भी शेयरिंग होती है तो बराबर की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। दोनों एटम्स में से एक एटम का अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया? नहीं, जैसे Na प्लस और Cl माइनस आयनिक में था, जब हम पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया Cl पर। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है, व्हेन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, देन full charge, full positive and full negative unit is assigned on atom, जब पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव एटम पर लगाया जाता है। लेकिन यहां पूरा का पूरा चार्ज, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन Cl को हाइड्रोजन ने नहीं दिया। अब भी हाइड्रोजन का इस इलेक्ट्रॉन पर कब्जा है, लेकिन Cl की तरफ शिफ्ट तो हो गया। अगर ये बीच में है तो ना इस पर पॉजिटिव ना इस पर नेगेटिव, लेकिन यहां जब शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम पार्शियल नेगेटिव लगाएंगे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। कंप्लीट इसलिए नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांसफर तो हुआ है, ट्रांसफर ऑकर्स। तो ये ट्रांसफर कैसा है? पार्शियल ट्रांसफर है। तो हाइड्रोजन पे हम डेल पॉजिटिव लगाएंगे, क्लोरीन पे डेल नेगेटिव लगाएंगे। ये डेल बहुत कम मात्रा को ट्रांसफर दर्शाता है, बहुत कम मात्रा को। तो ये डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। पोलर हो गया मतलब इसमें 2 पोल बन गए। इट हैज 2 पोल, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, वेदर इट इज पार्शियल। ये आंशिक है, लेकिन फिर भी इसके पास पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलेंगे पोलर। ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये I2 का एक मॉलिक्यूल, ये I2 का दूसरा मॉलिक्यूल, ये I2 का तीसरा मॉलिक्यूल, ये I2 का चौथा मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में कौन से फोर्स हैं, कौन से बल हैं? इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स हैं, और वान डेर वाल फोर्स बहुत ही वीक होते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस, ये सबसे कमजोर बल है। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच में, आयोडीन के अणुओं के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं। वीक वान डेर वाल फोर्सेस आर अवेलेबल अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, सो इट इज वीक। ये सॉलिड बड़ा वीक है, बड़ा सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है ये, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स बहुत कमजोर है। इसके कंपैरिजन में ये फोर्स ज्यादा मजबूत है। आप देखिए HCl के साथ अगर हम दूसरा HCl लाएंगे, इस Cl के साथ यहाँ
नेगेटिव उल्टा बना दें हम एच को, एडजस्टमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज के लिए। तो फिर ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, भले ही ये पार्शियल है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो है। अब यहाँ आप क्लियर करें, आयनिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कंप्लीट चार्ज होता है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। यहां भी कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव होता है मेटालिक में, तो इससे ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव था। यहां और यहां में क्या अंतर था, यहां आयन के साइज लगभग बराबर थे, साइज ऑफ आयंस वर इक्वल एंड फोर्स वाज स्ट्रॉन्ग। यहां कर्नेल का साइज ज्यादा बड़ा था, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा सा था, तो साइज के डिफरेंस के कारण यहां भी आयनिक फोर्स है, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन इससे कंपैरिजन में कम है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत वीक है, तो कंप्लीट चार्ज के बीच में नहीं लग रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आंशिक आवेशों के बीच में लग रहा है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि नॉन पोलर और पोलर में किसका अट्रैक्शन ज्यादा, अध्रुवीय और ध्रुवीय में किसका अट्रैक्शन ज्यादा, किसके पास ज्यादा पावरफुल फोर्स, तो आप कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा पावरफुल फोर्स अटैच रहते हैं, और अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अध्रुवीय अणुओं के बीच में कमजोर बल रहते हैं। तो कौन ज्यादा सॉफ्ट होगा, कौन ज्यादा हार्ड होगा, अगर पूछा जाए तो फिर ये बड़ा सॉफ्ट है, ये बड़ा इसकी तुलना में हार्ड है। ऐसा नहीं कि सबसे हार्ड है, फोर्स के हम टाइप से डिसाइड करेंगे कौन सा फोर्स कमजोर होता है, कौन सा फोर्स बड़ा होता है। एक बार और मैं रिवाइज करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड आप बड़े आराम से पहचानते हैं, आप जानते हैं किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक अनिवार्य शर्त आप याद रख लेंगे, फोन, इससे आप याद रखेंगे FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। अगर हाइड्रोजन इन दो एटम के बीच, किन्हीं भी दो एटम के बीच, दो फ्लोरीन के बीच, दो ऑक्सीजन के बीच, दो नाइट्रोजन के बीच, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच, एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन के बीच, कहीं भी अदला बदली करके इन दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन अगर फंस जाती है, अगर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाती है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, एक बॉन्ड हमेशा कंप्लीट बनता है, एक बॉन्ड डॉटेड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब भी हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे आप फोन से याद रखेंगे, अगर एटम फंस जाता है, सॉरी हाइड्रोजन फंस जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे मैं कहूंगा ठोस HF, सॉलिड HF, सॉलिड HF में ये H F H F H F, ये मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स, 3 अणु बना लिए। अब 3 अणु बना लिए हैं, तो देखिए आप, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, दो फ्लोरीन के बीच में आ रही है, तो आ रही है, तो यहां हम ऐसे डेल्टा डैश करके एक बंध बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें आपस में बहुत क्लोज का कांटेक्ट है, तो ये कोवेलेंट फोर्स ज्यादा मजबूत होता है जो सहसंयोजक ठोस में रहता है एटम एटम के बीच। फिर भी ये बॉन्ड पूरा नहीं है, लेकिन ये फिर पार्शियल बॉन्ड है, और बॉन्ड हमेशा ताकतवर बनते हैं, तो ये पार्शियल बॉन्ड के फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, इसलिए थोड़ा सा वीक है। कोवेलेंट फोर्स एटम एटम के बीच कंप्लीट बनता है, जैसे CC, ये कंप्लीट बॉन्ड बनता है, पार्शियल नहीं बनता, तो कोवेलेंट का फोर्स ज्यादा होता है। तो यहां आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो मैं H2O लेता हूं, OH, दूसरा ऐसे बना देता हूं, ये हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हाइड्रोजन को दो एटम के बीच में लाना है। देखिए वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, ये अलग अलग दो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बीच में आ गई है, और दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अटैच कर रही है या हाइड्रोजन को घेर रही है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्योंकि एक ही होती है और एक वैलेंसी ये लगी है, तो इसको हम कंप्लीट वैलेंसी नहीं बना सकते, इसको हम पार्शियल वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। पार्शियल बॉन्ड ये बनेगा, और ये बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर है, HCl था, देखो पार्शियल नेगेटिव, उल्टा बना लिया हमने, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। इसके बीच में जो अट्रैक्शन था वो मॉलिक्यूल में दूर दूर से था, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, बस प्लस और माइनस के बीच में क्या था, अट्रैक्शन था। तो इस बॉन्ड से ये पावरफुल हुआ, क्यों, हाइड्रोजन
बिल्कुल बीच में है और हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ज्यादा क्लोजर है, मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये ज्यादा पास पास में है, बशर्ते इनके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, केवल प्लस माइनस का अट्रैक्शन भर होता है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस का। तो फिर पोलर नॉन पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पोलर वाले, पोलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड वाले होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स एटम वाले होते हैं। तो हमने सारे फोर्स पढ़ लिए। सबसे वीक फोर्स आप मानेंगे वैन डेर वाल को। वैन डेर वाल फोर्स सबसे वीक है, वीकेस्ट होते हैं वैन डेर वाल फोर्स। इसके बाद पोलर, ये जो नॉन पोलर के बीच में है वो प्योर वैन डेर वाल है, शुद्ध वैन डेर वाल है। ध्रुवीय के बीच में द्विध्रुव आकर्षण है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखेंगे आप डाइपोल डाइपोल कैसे, देखो ये दो पोल बन गए, ये दूसरे मॉलिक्यूल में भी दो पोल बन गए, तो ये डाइपोल डाइपोल, ये एक डाइपोल, दो पोल है, ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल, दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल है। तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो फोर्स होंगे उनको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस से। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, इसके बाद कोवेलेंट फोर्स आते हैं, कोवेलेंट फोर्स के बाद मेटालिक फोर्स आते हैं, और मेटालिक फोर्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं। तो आप फोर्स लिखेंगे यहां, तो यहां भी कौन से फोर्स लगेंगे, स्थिर विद्युत बल, या आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी, विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। आयरन में भी क्या लगेंगे, वही विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, विद्युत आकर्षण बल। फिर इन दोनों में क्या क्या अंतर है, कौन से फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये वाले फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो कंप्लीट चार्ज के बीच में लगते हैं। दोनों की साइज सेम होती है, ये भी प्लस और माइनस के बीच में लगते हैं, लेकिन कर्नेल की साइज बहुत बड़ी, इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी। तो ये साइज में डिफरेंस होने के कारण इसके कंपैरिजन में ये थोड़े वीक फोर्स होते हैं, ये वाले फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। परमाणु एटम के बीच में आपको लिखा मिलेगा कोवेलेंट फोर्सेस और वैन डेर वाल फोर्सेस। कोवेलेंट फोर्सेस दोनों से ही कमजोर होते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक्सेप्शनली कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट के कार्बन एटम के बीच जो फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, आयनिक से कम होता है और मेटालिक से धात्विक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब हम डायमंड की बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं, तो हीरा का फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो इस जो आयोनिक फोर्स है दुनिया के सबसे ताकतवर बल, उन फोर्सेस से भी ज्यादा हो जाता है, तो इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कोवेलेंट फोर्स बीच में होते हैं इन्हीं स्पीसीज में, जैसे डायमंड है, हीरा है, हीरा का फोर्स इससे भी ज्यादा हो सकता है, ग्रेफाइट का फोर्स इनके बीच में हो सकता है, कभी कभी कोवेलेंट मेटालिक से भी नीचे हो सकता है। तो फोर्स का हम कंपैरिजन में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ये तीन प्रकार के फोर्स हैं। अध्रुवीय में कौन सा फोर्स है, आप लिखते जाएंगे, वैन डेर वाल बल है। अध्रुवीय अणुओं के बीच में अगर पोल नहीं बनते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ध्रुवीय में कौन सा है, पोलर में द्विध्रुव आकर्षण। अभी मैंने बताया था आपको द्विध्रुव डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और डाइपोल अट्रैक्शन वैन डेर वाल से भी ज्यादा बड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी समझाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड द्विध्रुव से ज्यादा बड़ा बल माना जाता है, और वो किसमें होता है, हाइड्रोजन बंधित में, हाइड्रोजन बॉन्ड में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बंधित फोर्स है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स के रूप में होता है, हाइड्रोजन बंध फोर्स के रूप में होता है। तो बड़ी तसल्ली से ध्यान से सुनेंगे, सबसे कमजोर बल कौन से है, वैन डेर वाल फोर्सेस। वैन डेर वाल फोर्सेस से थोड़ा सा ज्यादा द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल अट्रैक्शन, उससे थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा बड़े फोर्स कोवेलेंट फोर्सेस से बड़े मेटालिक फोर्सेस से बड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक फोर्सेस। ये आप सीरीज, ये ऑर्डर आप याद रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर हमेशा ही सक्सेस होगा। अगर वैन डेर वाल बल का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वो आयनिक बल से स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स में होता है।
तो कोई भी फोर्स अगर इक्वल अमाउंट के फोर्स लेंगे तो फिर ये ऑर्डर काम करेगा, लेकिन अमाउंट ऐसा थोड़ी है भाई कोई कमजोर एक 4 लोग पतले पतले 4 लोग हैं और एक मोटा सा खाते पीते घर का आदमी है, तो जरूरी थोड़ी है कि 4 की ताकत, अगर एक एक की कंपेरिजन करोगे तो मोटे आदमी की ताकत या जो खाते पीते घर का है हष्ट पुष्ट है उसकी ताकत एक की तुलना में ज्यादा है, लेकिन 4 की तुलना में कम हो सकती है। तो फोर्सेस में हमें ये ध्यान रखना है। तो आपको फोर्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। फोर्स के बाद तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, वो आप लिखेंगे फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति, और सब बलों का खेल है, सब फोर्सेस का खेल है। आप यहां लिखेंगे बलों की प्रकृति, सॉरी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति या फिजिकल नेचर बलों पर ही डिपेंड करता है कि होते कैसे हैं। आप धातु में ठोस, धातु कैसी होती है, कठोर की मुलायम, आप कहेंगे हार्ड होती है, धातु कठोर होती है, कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, इवन मरकरी तो लिक्विड भी होती है। तो ये सब हमें एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मूलतः धातु कैसी होती है, कठोर, हार्ड। और फिर आप जानते हैं धातु में धातु आघात वर्तनीय होती है, ये मैलिएबल है, ये तन्य होती है, इट इज ऑल्सो डक्टाइल, मेलिएबल, हार्ड, ये कठोर भी होती है। ये धातु है, जैसे एल्यूमिनियम है, आप हथौड़ा मारेंगे सीट बन जाएगी उसकी, टूटेगी नहीं, सीट बन जाएगी। जैसे नमक के ढेला में आप हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, रोया रोया बिखर जाएगा, उसकी सीट नहीं बना सकते। तो आयनिक ठोस है वो NaCl है, NaCl उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो इस पे अगर नमक के ढेले में आप हथौड़ा मारोगे तो ये भुरभुरा होकर टूट जाएगा। तो अगर फोर्स स्ट्रांग है, आयनिक फोर्स तो बहुत स्ट्रांग है, स्टेडी स्ट्रांग है, अगर आयनिक फोर्स स्ट्रांग है तो फिर ये हार्ड होना चाहिए। कठोर होते हैं, बिल्कुल होते हैं कठोर, हार्ड होते हैं, लेकिन ये आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते। ये अंदर है आयनिक ठोस में, ये भंगुर होते हैं, ये ब्राइटल होते हैं, ये ब्रिटल होंगे और हार्ड होंगे। ये हार्ड होंगे लेकिन वेरिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे, आघात वर्धनीय होंगे और तन्य होंगे। सहसंयोजक ठोस, फिर यहाँ कोई पचड़ा फंस गया। अगर हीरा है तो हीरा तो इससे भी ज्यादा कठोर है, तो ये कठोर से कठोर भी हो सकते हैं, ये कठोर भी हो सकते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं। इनके बीच वाले, इन दोनों के बीच वाले भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हीरा है, हीरा कठोर है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेफाइट मुलायम है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड इज हार्ड, ये आप सब जानते हो। तो फिर सहसंयोजक ठोस में हम ये लिखेंगे कठोर भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये दोनों कठोर होते हैं। फिर क्या डिफरेंस इन दोनों में, ये कठोर और भंगुर है, हार्ड और ब्राइटल है, लेकिन ये हार्ड है, मेलिएबल है और डक्टाइल है। तो आप इस डिफरेंस को बड़े दिमाग से याद रखेंगे, तसल्ली से याद रखेंगे। ये भी कठोर हो सकते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन भी यहाँ है। अध्रुवीय कैसे होंगे, अब कोई फोर्स, इसका फोर्स तो वंडरवाल होता है, सबसे वीक होता है, आयोडीन आयोडीन के बीच में था, तो ये मुलायम होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। डाइपोल डाइपोल भी इससे थोड़ा सा बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ये भी कैसे होते हैं, मुलायम, ये भी सॉफ्ट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी मुलायम है। आणविक ठोस में 3 तरह के बल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में 3 टाइप्स के फोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कैसे होते हैं, मुलायम। और इनमें सबसे ज्यादा कठोर कौन है, अगर कंपैरिजन करने आएगा तो फिर इससे कठोर ये हो जाएगा, इससे कठोर ये हो जाएगा। जितने ज्यादा बड़े फोर्स कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा हार्डनेस। तो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे फिजिकल नेचर, ये कठोर है, मुलायम है, कैसे है ये आप इसके बाद